हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं चंदन कुमार पॉल आज आप लोग के सामने में इतिहास को कैसे पढ़ना है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इतिहास पढ़ने में अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उसको दिक्कत आता है और उसको इतिहास का नाम से ही डर लगता है। तो आज उसको किस प्रकार से पढ़ें कि इतिहास आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि इतिहास पढ़ा कैसे जाता है। तो देखिए, इसके लिए आप 2-3 चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कि इतिहास पढ़ना कैसे। तो देखिए, इतिहास पढ़ने के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक उठा लीजिए और एनसीईआरटी में क्या, न्यू मॉडर्न में 6 से लेकर 12 तक का आप एनसीईआरटी उठाइए, उसको आप पढ़िए। और जब उसको पढ़ लेंगे उसके बाद 11 का ओल्ड एनसीईआरटी आता है और 12 में भी ओल्ड एनसीईआरटी आता है। आप दोनों ओल्ड एनसीईआरटी को उठा के पढ़िए। इससे क्या होगा, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके अंदर में एक समझ जो है वो विकसित हो जाएगा और जैसे समझ विकसित होगा आपको इतिहास पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। इसलिए इतिहास से डरना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक को उठाइए और एनसीईआरटी बुक को उठाने के बाद आप सबसे पहला काम कीजिए, क्या करना है कि आपको उस एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करना है। देखिए, ऐसा नहीं करना है कि आप आए उठाएं और अंडरलाइन कर रहे हैं उसको याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टाइम में एनसीईआरटी को क्या करना है कि आपको क्या करना, ओनली फॉर रीडिंग करना, मतलब कि रीडिंग ही सिर्फ करना उसमें और कुछ नहीं करना है। फिर सेकेंड टाइम आप उसी एनसीईआरटी को पढ़िए और एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ आप क्या कीजिए कि जो लाइन आपको लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन करते चलिए, ठीक है। तो 2 काम हो गया, एक बार आप पढ़ लिए, दूसरे टाइम आप फिर रीडिंग किए और अंडरलाइन किए। अब तीसरे टाइम में क्या करना है कि आपको क्या करना है कि अब जो अंडरलाइन किए हैं आपको उसको नोट्स करना है। नोट्स कैसा होना चाहिए, नोट्स लॉन्ग मीनिंग, नोट्स शॉर्ट होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो आपका नोट्स क्या होना चाहिए, दूसरे से बेटर होना चाहिए, जिससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका इतिहास का ना छूटे। इसीलिए इतिहास के लिए 3 काम करना है आपको। एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए कि आप पहले उसको रीड कीजिए, सेकेंड टाइम में रीड एंड अंडरलाइन, एंड थर्ड टाइम में आपको जब पढ़ेंगे तो नोट्स करना है और फोर्थ टाइम में उसको पढ़ के याद कर लीजिए। और उसके बाद जो एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक का जो क्वेश्चन बना आता है उसको ले लीजिए, क्वेश्चन बुक को, और सॉल्व कीजिए। इससे आपका क्या होगा, इतिहास बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांटते हैं, ठीक है। एक कालखंड है जिसको हम लोग कहते हैं प्राचीन काल, ठीक है। दूसरा कालखंड जो है उसको हम लोग कहते हैं मध्यकालीन काल और तीसरा जो कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं आधुनिक काल। आइए कि आप देखते हैं कि प्राचीन काल में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, एक बात और समझिएगा कि ये ध्यान रखिएगा कि आप सब कुछ मत पढ़िए, पढ़ना वो है जो आपका एग्जाम रिलेवेंट हो, ठीक है। अब आप अगर हम सब पढ़ना जानते हैं और कुछ कुछ छोड़ना भी सीखिए, क्यों आप छोड़ेंगे तो ही तो जानेंगे, तो आप सब पढ़ लेंगे तो इतना आसान नहीं कि आप पूरा का पूरा आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसीलिए हम लोग पहले देखेंगे प्राचीन काल। तो देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो हमारा पाषाण काल का होता है। फिर पाषाण काल में ही आप देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल देखेंगे। पाषाण काल जैसे ही खत्म होता है वैसे ही आप क्या करते हैं, संदेश सभ्यता पढ़ते हैं, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये आपके लिए दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आप यहाँ पे कंबाइन कीजिए कि वैदिक को और उत्तर वैदिक को दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़िए। इससे आपका क्या होगा, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। और जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो जाएगा तब उसके आगे बढ़िएगा। फिर वहां पे आप क्या पढ़िएगा, शैव धर्म पढ़िएगा और भागवत धर्म पढ़िएगा। देखिए कैसे रिलेट करना है कि पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम कीजिए आप पाषाण काल को पढ़िए और संदर्भ सभ्यता को एक साथ पढ़िए। दूसरा काम कीजिए वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को एक साथ पढ़िए। फिर तीसरा काम कीजिएगा कि आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक साथ कीजिए। फिर चौथा काम है आपका शैव धर्म और भागवत धर्म को कर लीजिए। उसके बाद आप जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा कि छठी जो दशा थी उसमें क्या क्या हुआ, उसमें मगध का उत्कर्ष देखिएगा, ठीक है, हर्यक वंश देखिएगा, नंद वंश देखिएगा, महापद्मानंद को देखिएगा, धनानंद को देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या स्थिति रहती है उसको आप 6ठी शताब्दी में पूरा का पूरा देख लेंगे। उसी प्रकार से उसके आगे जब बढ़िएगा तो वहां पे आप पढ़िएगा यूनानी आक्रमण कि भारत में यूनानी आक्रमण कैसे कैसे हुआ, किसने किया नहीं किया, ये आप देखेंगे वहां पे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो हम लोग देखेंगे मौर्य और मौर्योत्तर काल, जिसमें आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़िएगा, कौटिल्य के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। ये लोग के बारे में आप पढ़ने वाले मौर्य और मौर्योत्तर काल में। उसके आगे जब देखिएगा फिर आप पढ़िए गुप्त और गुप्तोत्तर काल में पढ़ लीजिए, ठीक है।
गोपाल के बारे में, जो श्रीगुप्त है उसके बारे में, है ना। उसी प्रकार से जब प्राचीन, उसके बाद देखिएगा प्राचीन भारत का स्थापत्य कला देखना है। फिर उसके बाद आपको दक्षिण भारत, जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश को आप देख सकते हैं। और इस प्रकार फिर आप पूर्व मध्यकाल को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे इतना चैप्टर अगर कर लेते हैं आप, तो आपका प्राचीन काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और प्राचीन काल का नॉलेज आपके पास अच्छा खासा हो जाएगा। और प्राचीन काल से लगभग आप ये जान लीजिएगा कौन कौन चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, संदेश सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध जैन धर्म से भागवत धर्म से उत्तर क्वेश्चन रहता है। हाँ, 6ठी शताब्दी से क्वेश्चन रहता है, मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन रहता है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में। और अभी के एग्जाम में भी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के एग्जाम में जो दक्षिण भारत है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है। उसी प्रकार से जब आप मध्यकाल देखते हैं तो मध्यकाल के लिए आप मध्यकाल को दो भाग में बांट सकते हैं। एक क्या बांटिएगा, पूर्व मध्यकाल, और एक बांटिएगा मध्यकालीन भारत। ठीक है। पूर्व मध्यकाल जो स्टार्ट होता है वो 712 से लेकर 1206 तक चलता है, और मध्यकालीन भारत जो स्टार्ट होता है वो 1206 से लेकर 1757 एडी तक चलता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, तो आपको इसमें पहले पढ़ना त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक एक चैप्टर वाइज आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कि प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक इतिहास को इतने विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि आप बोलेंगे कि नहीं सर, मुझे जो है बहुत अच्छे से समझ में आया। और इतिहास आज के बाद आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद आप देखिएगा राजपूत वंश, राजपूत के बाद चौहान, परमार वंश, गढ़वाल वंश। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा। फिर इस्लाम का उदय देखिएगा कि 670 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है मक्का में हुआ। ठीक है, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। इस्लाम का उदय पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण मीर कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र में किया जाता है, और वो अरब के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पूर्व मध्यकाल को देख सकते हैं। फिर अगर आप मध्यकालीन भारत को देखते हैं तो उसके लिए आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट अगर यहाँ देखा जाए तो मध्यकालीन भारत में आपका दिल्ली सल्तनत है, और उसमें आप टोटल 5 वंश को पढ़ेंगे। और उसके लिए एक ट्रिक यूज करेंगे, गुलाब खिला तुम सुन लो। ठीक है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को भी आप पढ़ेंगे। उसी के बाद आप देखेंगे विजयनगर का साम्राज्य के बारे में, हरियर और बुक्का के बारे में, कृष्णदेव राय के प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, बौद्ध जैन धर्म का उद्भव हुआ। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में मध्यकालीन भारत में भी आपका भक्ति और सूफी आंदोलन का भी क्या हुआ, उद्भव हुआ। ठीक है, उसके बाद मुगल वंश, और लास्ट में आप देखिएगा सिख संप्रदाय। क्या देखिएगा, सिख संप्रदाय देखिएगा कि सिख संप्रदाय में क्या क्या हुआ। सिख संप्रदाय में, ठीक है। उसके बाद आप मराठा साम्राज्य देखिएगा, और फिर जैसे ही मुगल साम्राज्य का विघटन होगा तब आप आधुनिक इतिहास में आइएगा और यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो पाषाण काल से स्टार्ट होगा, और आप लोग आराम से वीडियो को देखेंगे और साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एनसीईआरटी रिलेटेड और जो एग्जाम आपका, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं या क्लास 12 में हो, सब जगह में आपको इतिहास का क्वेश्चन रहता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसका आधुनिक काल को भी देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है अभी आपको प्राचीन काल के बारे में बताएं, और आपको हम लोग मध्यकालीन के बारे में भी हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास को चर्चा करेंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो बहुत ही बड़ा है, और डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं अक्सर कि आधुनिक इतिहास को देखते हुए डर जाते हैं। और आज के समय में आप जनरल कंपटीशन या आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं कोई भी स्टेट का, तो आपको आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं। तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जानेंगे कि आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। देखिए, छोड़ना वो पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं होता है। आपको क्या क्या पढ़ना है जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा किताब उठाएं, अब मान लिया स्पेक्ट्रम उठा लिए, अब स्पेक्ट्रम उठा के आप पढ़ रहे हैं, अब स्पेक्ट्रम इतना मोटा बुक होता है,
तो उतना तो आसान नहीं है कि आप इतिहास को ख़त्म कर लीजिए। तो आपको पढ़ने से ज़्यादा आपको जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है आप उसको पढ़िए, और जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है उसको छोड़ दीजिए। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास स्टार्ट होता है वो इतिहास स्टार्ट होता है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो यूरोप आया, यूरोप के आदमी आया वो था पुर्तगाल। कौन आदमी था? पुर्तगाल था। पुर्तगाल सबसे पहले आया 1498 में। कोई कोई बुक में 17 मई दिया हुआ है और कोई बुक में 20 मई दिया हुआ है। फिर उसके बाद डच आता है, अंग्रेज आता है, फ्रांसीसी आता है। यूरोप कंपनी के आगमन में आप ऐसा देख सकते हैं। उसके बाद जो आधुनिक इतिहास का दूसरा चैप्टर है उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और बंगाल का नवाब के बारे में सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जफर, इन लोग के बारे में आप पढ़िएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब पढ़ के खत्म करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्षेत्रीय राज के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय राज में क्या आ जाएगा? पंजाब के बारे में, मैसूर के बारे में। मैसूर में आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप कीजिएगा गवर्नर। फिर गवर्नर से कैसे देखेंगे कि गवर्नर जनरल कैसे बनेगा। फिर गवर्नर जनरल से हम लोग वायसराय तक का सफर को तय करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जब ब्रिटिश का शासन हुआ भारत में तो भारत का अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ा इसको भी हम लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो यहाँ पे आ जाता है वह है आपका 1857 का विद्रोह, ठीक है। कि 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो पूरे भारत में जो है रूप ले लिया, एक भयंकर, ठीक है, बोल सकते हैं। उसके बाद अन्य जन आंदोलन देख सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन देख सकते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन देख सकते हैं। इस प्रकार से अनेक आंदोलन भी देख सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे शिक्षा का विकास क्या हुआ, शिक्षा में क्या क्या अंग्रेज जब आया तो अंग्रेजों ने शिक्षा में क्या क्या विकास किया, प्रेस में क्या क्या विकास किया, ये देखेंगे। फिर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, समाज के प्रति और धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए भारत में, उसको भी हम लोग जो है एक एक चैप्टर वाइज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इतिहास को समझना है, पढ़ना नहीं है। देखिए पढ़ते सब है, अगर इतिहास को समझ गया अपना तो बहुत मजा आएगा इतिहास में। फिर आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका स्थापना आपको पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 में जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया, जिसको हम लोग वेमस चंद्र बनर्जी कहते हैं। उसके बाद उसी दल में क्या हुआ कि गरम और नरम दल, कुछ लोग 1907 में सूरत का जब अधिवेशन होता है तो वहाँ पे कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और दो पार्टी बन जाता है, उसमें हम लोग गरम दल और नरम दल कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से भारत में हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भारत के बाहर भी हम लोग हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए तो उनको भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा चीज़ बंगाल का विभाजन, और आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन, और मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में हुआ है। फिर उससे आगे जाइएगा तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है। ऐसे करके बहुत सारा आपको गठन मिलेगा, विभाजन मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग देखें प्रमुख आंदोलन। यहाँ पे जो प्रमुख आंदोलन है जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, कह सकते हैं खास कर महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। और जैसे कि आप 1917 में कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा विद्रोह, 1919 में रोलेट एक्ट, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरा चौरी कांड, 1930 में असहयोग आंदोलन, 1930 में जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। फिर आप 1942 में जब जाइएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार के बहुत सारे जो हम लोग आंदोलन देखेंगे वो देखेंगे रिलेटेड कि क्या कहाँ पे कौन कौन सा आंदोलन हुआ। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे करके होगा, ठीक है। और उसके बाद जब संविधान सभा का गठन हो जाएगा तो मान लीजिए अब सरकार बनेगा, देश आज़ाद होगा, तो उसके लिए हम लोग अंतरिम सरकार का गठन और देश आज़ाद होने से पहले का चीज़ों को देखेंगे। फिर भारत का विभाजन, कि भारत का विभाजन 1947 में हो जाएगा। उसके बाद जो है भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तो स्वतंत्र होने के बाद भारत के पास क्या क्या चुनौती रहेगी, उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, इस चीज़ को भी देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि भारत का जब क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो हम लोग इसका संविधान का विकास भी करेंगे कि भारत का संविधान कैसे बनता है। तो अगर पूरे अगर इतिहास का अगर मुख्य तौर पे देखें तो सबसे बड़ा अगर सिलेबस अगर इतिहास में है तो वो है आपका आधुनिक इतिहास, और अगर सबसे कम है तो वो है आपका प्राचीन काल, ठीक है। लेकिन आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12 में भी अगर आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये जो है एक मुख्य बिंदु बन जाता है। इतना चैप्टर को कर लेते हैं ना तो आपको जो है कोई भी एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, इतना आप जान लीजिए। तो मैंने आपको एक बार बताया कि आपको अगर इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहला काम करना है कि एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम रीड कीजिए,
सेकेंड टाइम एनसीईआरटी को रीड और अंडरलाइन कीजिए। अब अंडरलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब घसते चले जाइए पूरा किताब को। बहुत सारे बच्चे का किताब देखेंगे पूरा रंग दिया है, ये तरीका नहीं होता है। जो आपका मुख्य बिंदु है उसको आप क्या कीजिए, जो है हाईलाइट से ये कीजिए या पेंसिल से ये कीजिए। उसके थर्ड टाइम में उसको आप नोट्स बनाइए और फिर नोट्स बना के उसको याद करने के बाद आपका बहुत सारे संस्था हैं जिनके पास बुक निकाले हुए हैं, उन बुक को आप लेकर क्या कर सकते हैं, उनका एमसीक्यू बना सकते हैं। और जब आपका एमसीक्यू बन जाएगा तो आप सिर्फ जो है जनरल कंपटीशन ही नहीं, आप अदर स्टेट के पीसीएस, यहाँ तक कि बीपीएससी, यूपीएससी में भी ये सिलेबस आता है। यूपीएससी का भी सिलेबस में बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जो आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है, बस आपको धैर्य बना के रखना है और धीरे धीरे आपको हम जो है पूरा इतिहास का एक चैप्टर वाइज आपको समझाएंगे। और हमारा जो है 1-2 दिन के भीतर में प्राचीन काल का इतिहास भी शुरू होने वाला है। तो अगर आपको इतिहास को बहुत अच्छे से समझना है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें आपको इतिहास के बारे में आप कहीं नहीं चाहिए, इतिहास को आपको इतने विस्तार से समझाया जाएगा कि इतिहास से रिलेटेड क्लास 12 में हो या अदर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना आपका इजी हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो बच्चा देखते रह जाएगा कि कहाँ से ये इतिहास पढ़ लिया है कि हर एक क्वेश्चन का इसके पास जवाब है, और बोरिंग फील नहीं होगा आपको। क्योंकि मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि इतिहास पढ़ने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप इतिहास को कहानी के तौर पर पढ़िए। और जब कहानी के तौर पर पढ़िएगा तो आपको 100% इतिहास याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा जो है अच्छा लगा है, अगर हम आपको अच्छा समझा पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।